हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। और ये वीडियो है यूपी टीजीटी और पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए। यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम अब होने वाला है। इसमें बहुत ही कम समय रह गया है। आयोग का गठन हो चुका है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, तो जल्द ही आयोग के गठन होने के बाद ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। और ये एग्ज़ाम हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट है नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, और रसायन विज्ञान का जो आज हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो चल रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, यानी हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड ऑक्सीजन फैमिली के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है, ये वीडियो पूरी की पूरी बहुविकल्प पे प्रश्नों पर आधारित है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीटीजीटी के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के कवर करेंगे, इस चैप्टर के 21 से 41 तक के। ठीक है, इससे पहले के जो 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में वीडियो बन चुके हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको यहाँ पर ऊपर से अब मिल जाएगा, इस समय लिंक आ रहा होगा ऊपर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब खास बात क्या है? खास बात है इस वीडियो में कि ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो एमसीक्यू पर है बेस्ड। एमसीक्यू जो है वो सारे के सारे आपके एज पर स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है, यानी जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसी के अनुसार बनाए गए हैं। ना ज़्यादा टिपिकल ना ही ज़्यादा इजी, जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। एंड द नेक्स्ट बात ये होती है कि इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। हर एक जो चैप्टर मैंने लिया है जिस भी वीडियो में, उसका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। सारे टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं वो कवर किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मैंने केवल एमसीक्यू का ये नहीं कि 4 ऑप्शन आया उसमें से एक आंसर बता दिया, मैंने उन एमसीक्यू के चारों ऑप्शन के और जो भी एमसीक्यू के बारे में जो डिटेल है एक्सप्लेनेशन वो इस वीडियो में दी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम जो आपको अगर नोट्स चाहिए है इस पीडीएफ के जिसमें सॉल्यूशन भी हो रहा हो, तो वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? हमें बताना है कि जो ट्राइट्रियम है वो किसका समस्थानिक होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, टेंटिलम, बी टेलुरियम, सी टाइटेनियम और डी हाइड्रोजन। तो मैं आपको बता दूं जो ट्राइट्रियम है वो समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ट्राइट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है 1H3। इसका एटॉमिक मास होता है 3.016। ओके, ये तो हो गया एटॉमिक मास। और अगर बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। ये ट्राइटियम की बात है, और ये किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। हाइड्रोजन गैस इसको अपचयित नहीं कर सकती है। इन्होंने पूछा कि हाइड्रोजन गैस जो है इनमें से किसको अपचयित नहीं कर सकती है? अपचयित मतलब रिड्यूस नहीं कर सकती है। इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन देख लेते हैं। तप्त Fe2O3, बी ऑप्शन है तप्त SnO2 यानी कि गर्म Fe2O3 और गर्म SnO2, सी ऑप्शन है Al2O3 और फिर डी ऑप्शन है तप्त CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इनमें से किसको अपचयित नहीं करती? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, Al2O3 इसको अपचयित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। H2O2 इज इक्वल टू 2H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ई नोट जो इसका दिया है माइनस 0.68 वोल्ट दिया है। यह अभिक्रिया H2O2 के निम्नलिखित में से किस गुण को प्रदर्शित करती है? इन्होंने कहा है जो ये रिएक्शन इन्होंने ऊपर दी है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें आप इन्होंने EMF भी दिया है सेल का। ठीक है, इस रिएक्शन का EMF भी दिया है। ये जो EMF है ये रिडक्शन पोटेंशियल है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन से हमें क्या पता लगता है कि ये जो H2O2 है इसका कौन सा गुण यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। 4 ऑप्शन है, ए अम्लीय, बी उत्प्रेरक, सी ऑक्सीकारक और डी अपचायक। देखिए इसमें मैं आंसर आपको बता दूं पहले, फिर एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा कि ये कैसे पता लगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है डी, अपचायक का गुण प्रदर्शित हो रहा है। हो कैसे रहा है वो समझिए। देखिए इसमें जो H2O2 है वो तो वैसे तो टूट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं H2O2 को देखूँ तो ये क्या हो रहा है, ये 2H पॉजिटिव प्लस O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। इसमें लेकिन जो अगर हम EMF देखें, इन्होंने जो EMF दिया है E नॉट इज इक्वल माइनस 0.68 वोल्ट। अब मैं आपको बता दूं EMF अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव उनका होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका जो EMF होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर E नॉट जो है वो पॉजिटिव हो, अगर वो पॉजिटिव हो तो वो सभी क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर H2O2 का
ठीक है। यहाँ पर H2O2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है वो नेगेटिव है -0.68 वोल्ट, ठीक है। तो इसलिए ये अपचायक का गुण प्रदर्शित करता है। तो आप हमारा जो आंसर है वो हो गया डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 1.5 N H2O2 विलयन की आयनन सांद्रता कितनी है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी है इन्होंने 1.5 नॉर्मेलिटी के H2O2 सॉल्यूशन की। चार ऑप्शन है, ए 4.8, बी ऑप्शन है 8.4, सी ऑप्शन है 3.0 और डी ऑप्शन है 8.0। 4.8, 8.4, 3.0 और 8.0, चार ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे शॉर्ट में भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन की देने वाला हूँ। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी है सॉल्यूशन की? यहाँ पे जो दी हुई है वो हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है 1.5 N, ठीक है। 1.5 M हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है। अब हम देखते हैं कि मोलर मास क्या होता है H2O2 का। मोलर मास जो होता है, मोलर मास ऑफ H2O2 कितना होगा? वो होता है 34। वो कितना होता है? 34 ग्राम, ये होता है। अब अगर हम यहाँ से स्ट्रेंथ निकालें इसकी, ठीक है, तो स्ट्रेंथ निकलती है नॉर्मेलिटी गुणा इक्विवेलेंट मास से, इक्विवेलेंट मास से, इससे निकलती है। अब इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है मैं आपको बता दूं, अगर यहीं पे लिख के बताता हूँ। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। H2O2 का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 34 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 17 ग्राम। ओके, तो यहाँ हम रखने वाले हैं 1.5 इंटू 17, तो स्ट्रेंथ अभी आई है 25.5 ग्राम। देखिए अभी तो ये स्ट्रेंथ आई कि कितना H2O2 यहाँ पर ग्राम में लिया गया है इस सॉल्यूशन के लिए, लेकिन ये आयनन स्ट्रेंथ नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इस टॉपिक को समझिए कि H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 जो है वो बनाता है 10 लीटर ऑक्सीजन के। ये इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है नॉर्मल, ठीक है। 1 लीटर H2O2 जो है 10 लीटर O2 बनाता है, ये इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम इस तरह से नापते हैं। अब हमें निकालनी है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं रिएक्शन लिखूं 2H2O2 इज इक्वल O2 प्लस 2H2O, इस रिएक्शन में मैं ये कह सकता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ H2O2 वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल, कितना? 1 मोल ऑफ O2 गैस। ओके, अब 1 मोल O2 का मतलब क्या हुआ? 1 मोल O2 का मतलब हो गया 22.4 लीटर ऑफ O2। और अब अगर मैं 2 मोल्स ऑफ H2O2 को ग्राम में लिखूं तो ये आ जाएगा लगभग 68 ग्राम ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 22.4 लीटर ऑफ O2। ये क्लियर टॉपिक आपको हो गया होगा, ये है इस केमिकल बैलेंस रिएक्शन से, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए अभी जो हमने रिएक्शन लिखी वो तो ये बता रही है कि कितने मोल H2O2 से कितने मोल ऑक्सीजन बनती है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। 60 ग्राम H2O2 से बनती है 22.4 लीटर। अब हमें ये देखना है कि 25.5 ग्राम से कितनी बनेगी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ आई है वो उतनी आई है। 25.5 ग्राम से कितनी बनेगी? वो बनेगी 22.4 अपॉन 68 मल्टीप्लाई बाय 25.5, ये आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.4 लीटर। अब ये जो 8.4 लीटर आई है यही इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब मैंने बताया ना कि कितने लीटर H2O से कितने लीटर ऑक्सीजन बनी। तो हमने कहा 25.5 ग्राम H2O2 से 8.5 लीटर बनी, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाते 8.5 लीटर। ये H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी आंसर 8.4 लीटर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है विच इज नॉट द करेक्ट आंसर और विच इज द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो H2O2 Fe2 पॉजिटिव Fe2 को Fe3 में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब ये देखिए ये जो है 2 रोमन नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पे Fe3 लिखा हुआ है रोमन नंबर में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये Fe2 पॉजिटिव है और फिर ये बाद में इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe3 पॉजिटिव में। ये स्टेटमेंट कहना है कि H2O2 Fe2 को ऑक्सीडाइज करके Fe3 बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट है H2O2 Mn7, ये जो 7 लिखा है इसका मतलब 7 पॉजिटिव को Mn2 में अपचयित करता है। अब Mn2 पॉजिटिव बना रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो ये हो गया रिडक्शन। और पहले वाला क्या था? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही थी वो था ऑक्सीडेशन।
तो ये कहता है पहली रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरी में रिडक्शन कर रहा है। तीसरी देखते हैं, तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन से H2O2 प्राप्त होती है। ये कह रहा है H2SO4 का अगर आप रिड्यूस कर दो तो इससे आपको H2O2 मिलता है। ठीक है, एक ये कह रहे हैं। और डी ऑप्शन है H2O2 एक दुर्बल क्षार है। 4 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें से पहले स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो H2O2 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये Fe2 पॉजिटिव का Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर देता है। और दूसरा स्टेटमेंट है H2O2 Mn7 को Mn2 में अपचेत कर देता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि H2O2 दोनों की तरह बिहेव कर सकता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये Mn7 को 7 पॉजिटिव को Mn2 पॉजिटिव में भी रिड्यूस कर देता है। सी ऑप्शन है, तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन से H2O2 प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही है, H2SO4 के विद्युत अपघटन से H2O2 मिलती है। और डी ऑप्शन है H2O2 दुर्बल क्षार है। ये कथन स्टेटमेंट सही नहीं है, H2O2 जो है वो दुर्बल क्षार नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, H2O2 दुर्बल क्षार है, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्यापारिक 10 आयतन H2O2 विलयन की सांद्रता लगभग कितनी है? ए ऑप्शन है 30%, बी ऑप्शन है 3%, सी ऑप्शन है 1% और डी ऑप्शन है 10%। देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि 10 आयतन H2O2 का मतलब क्या है। 10 आयतन H2O2 ये है क्या, इसको समझते हैं। देखिए इसका मतलब है कि 1 लीटर H2O2 जो होता है वो 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है 10 आयतन H2O2 का। ये तो इसकी स्टेटमेंट का मतलब है। अब इसको मैं न्यूमेरिकली करके दिखाता हूँ पूरा। देखिए 2H2O2 इज इक्वल O2 प्लस 2H2, ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ से पहले इसको डीपली समझिए कि यहाँ पर 2 मोल है, किसके, 2 मोल्स ऑफ H2O2 है, और उससे कितनी ऑक्सीजन बन रही है? ओनली 1 मोल ऑक्सीजन बन रही है, ओनली 1 मोल ऑफ O2 बन रही है। अगर मैं यहाँ से स्टेटमेंट निकालूं तो मैं ये कह सकता हूँ 68 ग्राम ऑफ H2O2 से 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल्स का वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का, 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रही है, ये स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, 68 ग्राम से H2O2 से 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक मोल्स का जो वॉल्यूम होता है सभी गैस के लिए फिक्स होता है 22.4 STP पर। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये देखना है कि भाई 68 ग्राम से तो 22.4 लीटर हो रही है, 10 लीटर कितने से होती है? तो 10 लीटर ऑफ O2 विल प्रोड्यूस्ड बाय, कितने से होगी? विल प्रोड्यूस बाय 68 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10। यहां से आपका आंसर आ जाएगा, यह आंसर आ जाएगा 30 ग्राम ऑफ H2O2, यानी कि 10 लीटर O2 के लिए आपको कितना H2O2 चाहिए? 30 ग्राम H2O2 चाहिए। अब 30 ग्राम H2O2 से आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी, जो स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज भी कह सकते हैं, वो आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। तो ये हमारी आ गई 3%, क्योंकि 10 इसलिए रखा है क्योंकि 10 लीटर O2 बन रही है, तो हमें तो 1 लीटर देखनी है, तो ये आ गई 30 इंटू 10 अपॉन 100, स्ट्रेंथ आ गई हमारी 3%। तो 10 आयतन H2O2 की जो स्ट्रेंथ आ गई है वो आ गई है बी ऑप्शन 3%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक पेरोक्साइड है? इनमें से कौन सा वास्तविक पेरोक्साइड बताना है। अब देखिए पेरोक्साइड क्या होता है। पेरोक्साइड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन कुछ ऐसे लिंक होते हैं, यानी दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है, वो होता है पेरोक्साइड। तो इनमें से स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। देखते हैं 4 ऑप्शन पहले कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है NO2, बी ऑप्शन है MnO2, सी ऑप्शन है BaO2 और डी ऑप्शन है SO2। मैं इन चारों के स्ट्रक्चर बना के पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले NO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। NO2 के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन होती हैं और वो कुछ इस तरह से इसके ऊपर अटैच रहती हैं। ठीक है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है एक साइड। ठीक है, ये कुछ इस तरह से NO2 का स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं MnO2 का। MnO2 में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों साइड इजीली कनेक्ट हो जाएंगी क्योंकि Mn की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो ये इस तरह से कनेक्ट है। BaO2 की अगर मैं बात करूँ तो Ba की वैलेंसी होती है 2 और 2 ही ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट करता है इसमें। अब SO2 का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। SO2 के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले 2 ऑक्सीजन कनेक्ट होती हैं और फिर इनके ऊपर अगर मैं लोन पेयर की बैलेंसिंग करूं तो इसमें सल्फर के ऊपर भी एक लोन पेयर आ जाता है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर जो है बेंड हो जाता है। ठीक है, ये चारों के मैंने स्ट्रक्चर बना दिए। NO2 में अगर हम देखें कोई ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, पेरोक्साइड बॉन्ड कोई नहीं है। MnO2 में स्ट्रेट है, इसमें भी कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। BaO2 में भी हमें देखने को मिल रहा है एक पेरोक्साइड बॉन्ड, ये वाला।
ठीक है। O से ऑक्सीजन का जो लिंक होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का, उसे हम कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो BaO2 में हमें ये देखने को मिला, और SO2 में कोई भी ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन लिंक नहीं है, यानी कि इसमें भी पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है। तो वास्तविक जो पेरोक्साइड बॉन्ड आया वो आया है BaO2 में, यानी इसका जो सी आंसर है वो हो जाता है करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु H2 का अवशोषण करती है? इनमें से कौन सी धातु H2 का अवशोषण करती है? चार ऑप्शन हमारे पास है, जिंक, पैलेडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। चार ऑप्शन है ABCD, जिंक, पैलेडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो H2 धातु का अवशोषण करने वाली जो धातुएं हैं, H2 का जो अवशोषण करने वाली जो धातुएं हैं वो है पैलेडियम, प्लेटिनम और निकेल। ये तीन ऐसे मेटल हैं जो H2 को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पैलेडियम, प्लेटिनम और निकेल आते हैं। तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पैलेडियम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी, पैलेडियम। चलते हैं आगे। भारी जल कितने तापक्रम पर जमता है? 29 क्वेश्चन है, भारी जल कितने तापक्रम पर जमता है? इसमें हमें बताना है कि जो भारी जल है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। A 0 डिग्री सेल्सियस, B 3.8 डिग्री सेल्सियस, C 38 डिग्री सेल्सियस और D -0.38 डिग्री सेल्सियस। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि भारी जल होता क्या है। देखिए, भारी जल जो होता है वो हाइड्रोजन के एक आइसोटॉप ड्यूटेरियम का कंपाउंड होता है, D2O होता है, ठीक है। यहाँ पे D जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ये होता है D2O। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जितने पे जम जाएगा वो होता है, मैं आपको बता दूं 3.8 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री नहीं होता, 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3.8 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति इससे मंद होती है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किसका यूज होता है? ए भारी जल, बी साधारण जल, सी जिंक की छड़ और डी पिघला कास्टिक सोडा। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ए भारी जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए यूज होता है ए भारी जल। चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ट्राइटियम परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन फिर से हाइड्रोजन के बेस्ड है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बेस पे क्वेश्चन है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि हाइड्रोजन के चैप्टर में से आइसोटॉप्स पर आता ही आता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स है, अब मैं पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ पहले, ठीक है। हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं वो तीन है। एक तो हाइड्रोजन इटसेल्फ, ठीक है, हाइड्रोजन अपने आप में है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम, ठीक है। तीन है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। हाइड्रोजन का सिंबल होता है वो होता है 1H1, ड्यूटेरियम का सिंबल होता है 1H2 और ट्राइटियम का सिंबल होता है 1S3। अब इनके आपको एक बार डिटेल में मैं बता देता हूँ टेबुलर फॉर्म में, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं और मास नंबर कितने होते हैं। तो देखिए, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, क्योंकि तीनों आपस में आइसोटॉप है तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर को ही हम प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर को ही हम प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका मास नंबर देखो तो मास नंबर इसका है 1, ड्यूटेरियम का है 2 और ट्राइटियम का है 3, ठीक। अब हमें बताने हैं न्यूट्रॉन, हमें बताना है न्यूट्रॉन इन ट्राइटियम। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे ट्राइटियम में? न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर सकते हो। मास नंबर कितना है? 3, प्रोटॉन को माइनस कर दो, प्रोटॉन है 1, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 2। तो ट्राइटियम के जो न्यूट्रॉन है वो रह जाते हैं 2। चार ऑप्शन हमारे पास थे, A1, B2, C3 और D4। तो हमारा आंसर हो जाता है B, 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताऊं, न्यूट्रॉन की संख्या अगर हाइड्रोजन में देखें तो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में देखें तो इसमें 1 न्यूट्रॉन है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है। ये आप याद कर लीजिएगा, मैंने हाथ के हाथ इसको निकाल के बता दिया। तो इसका जो आंसर हो जाता है 31 का हो जाता है बी, आंसर 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो गया बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन किसकी अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? इनमें चार ऑप्शन है कि किसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन मिलती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है Mg मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है P फास्फोरस, डी ऑप्शन है Hg मरकरी। तो इनमें से किसकी रिएक्शन द्वारा हाइड्रोजन मिलती है? तो इसमें मिलती है मैग्नीशियम के द्वारा। जो मैग्नीशियम है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है
तब ये बनाती है MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। केवल इसी से हाइड्रोजन गैस मिल सकती है, बाकी से नहीं मिल सकती। अब इसका कारण क्या है? देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कुछ है तो क्यों और कोई चीज़ नहीं है तो वो भी क्यों। देखिए जो कॉपर होता है वो रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है। मरकरी की बात करो ये भी रिएक्टिव सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। और अगर फास्फोरस की बात करो तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता और क्लोरीन को तो बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये दोनों में से किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, Mg मैग्नीशियम। ये रिएक्शन मैंने लिख दी है, प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया H2O2 की ऑक्सीकारक प्रकृति प्रकट करती है? इनमें से 4 रिएक्शन इन्होंने दे रखी है और ये बताना है कौन सी रिएक्शन से इसका ऑक्सीडाइजिंग होने का पता चलता है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का पता लगता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। ए रिएक्शन है 2KCl प्लस H2O2 इज इक्वल टू KOH प्लस Cl2। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई गई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, यानी कि जो हमारे पास है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड उससे कराई गई है और बनता है 2KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O2 इज इक्वल सिल्वर प्लस H2O प्लस O2। तीसरी रिएक्शन है लेड ऑक्साइड प्लस H2O2 इज इक्वल टू लेड ऑक्साइड प्लस H2O प्लस O2। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है O3 ओजोन प्लस H2O2 2O2 प्लस H2। यहाँ मैं रिएक्शन में बताता हूँ। देखिए पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो Cl है, ठीक है, एक एक की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Cl है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 है और यहाँ आने के बाद इसका 0 है। तो अगर हम देखें तो -1 से 0 होना, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 होना, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। यहाँ Hg2O है और यहाँ केवल Hg है। अगर मैं देखूँ इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, क्या हुई है यहाँ पर? ऑक्सीजन रिमूव। देखिए मैं रीजन भी दे रहा हूँ वहाँ पे। तो ऑक्सीजन रिमूव होती है, जब ऑक्सीजन रिमूव होती है उसे हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पे Hg का हो गया रिडक्शन, तो H2O2 इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। PbO2, यहाँ पे PbO2 है, 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ पे Pb और जाता है, 1 ऑक्सीजन रह जाता है। तो यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन के नंबर हैं वो घटे हैं, यानी हम कह सकते हैं ऑक्सीजन रिमूव हुई है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ भी H2O ने इसका रिडक्शन कर दिया। डी ऑप्शन देखते हैं, O3 प्लस H2O इज इक्वल टू O2। यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O2 रह गया। यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिमूव हुई है, ऑक्सीजन घट गई है, ऑक्सीजन डिक्रीज हुई है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडाइज केवल एक प्रोसेस को किया है, ए रिएक्शन को, तो इसलिए ए रिएक्शन में H2O2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सामान्य हाइड्रोजन से परमाणु हाइड्रोजन में परिवर्तन क्या है? सामान्य हाइड्रोजन से परमाणुवीय हाइड्रोजन में परिवर्तन करना है। देखिए पहले इसकी रिएक्शन बताता हूँ। सामान्य हाइड्रोजन का मतलब है ये H2 जो कि नेचर में मिलती है, यानी नेचर में जो हाइड्रोजन है अकेला एटम नहीं रह सकता, हाइड्रोजन दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके H2 गैस की फॉर्म में रहता है। अब इन्होंने कहा अगर इस रिएक्शन को आप तोड़ दें और 2 हाइड्रोजन के एटम बनाएंगे, ठीक है, H और H, तो अब ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है? ए नाभिकीय अभिक्रिया है, बी विघटन अभिक्रिया है, सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, या डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं ये जो अभिक्रिया है ना तो नाभिकीय अभिक्रिया है, ना विघटन, ना ऊष्माक्षेपी, ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। जल की स्थायी कठोरता इसके मिलाने से दूर की जा सकती है। 4 ऑप्शन है, ए क्लोरीन, बी सोडियम कार्बोनेट, सी विरंजक चूर्ण और डी पोटेशियम। देखिए अब जल की स्थायी कठोरता के ऊपर मैं मानता हूं कि इस वाली सीरीज में, इस वाले चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन हमारा जो हम सॉल्व कर चुके हैं वो कर चुके हैं पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 9। ये आप रिव्यू जरूर कीजिएगा, मैं आपको इसके लिए रिव्यू का रेफरेंस दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया, डिटेल में बताया कि स्थायी कठोरता और जो टेम्परेरी अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है और अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं। अब बात करते हैं स्थायी कठोरता को दूर किसके साथ कर सकते हैं, क्लोरीन के, सोडियम कार्बोनेट के, विरंजक चूर्ण के, पोटेशियम के। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको दूर कर सकते हैं। तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया से ठंडे तथा तनु HNO द्वारा हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो 4 ऑप्शन है, ए आयरन, बी कॉपर, सी मैग्नीज और डी एल्यूमिनियम। तो इसमें मैं बताता हूँ केवल एक ही ऐसा मेटल है जिसके जो
ठंडे और तनु HNO3 के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस बनाता है, और वो है मैग्नीज। मैग्नीज हमारा सही आंसर है, आंसर नंबर सी। बाकी की बात करता हूँ, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, इन तीनों के साथ अगर HNO3 रिएक्ट करेगा, अगर रिएक्ट करेगा भी, तो ये NO और NO2 गैस में से कोई बनाएगा, ठीक है, लेकिन H2 गैस नहीं बनाएगा। H2 गैस बनाएगा या तो मैग्नीज, हाँ एक और बात यहाँ पे सुन के जाइए आप, या तो H2 गैस बनाएगा मैग्नीज HNO3 के साथ, या फिर बनाएगा मैग्नीशियम। ये दोनों ऐसे सबस्टेंस हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। हाइड्रोजन गैस किसको अपचयित नहीं करेगी? इसमें से ये बताना है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो किसको अपचयित नहीं करेगी। ए ऑप्शन है गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड, बी गर्म फेरिक ऑक्साइड, सी गर्म स्टेनिक ऑक्साइड, और डी गर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो किसको अपचयित नहीं करेगी। इसका जो सही आंसर होता है, सही आंसर इसका डी गर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसको ये अपचयित नहीं कर सकती, ठीक है, बाकी को अपचयित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल की कठोरता नहीं होती है? ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिनके कारण अगर वो है भी तो जल कठोर नहीं होगा। ए CaCl2, बी MgSO4, सी Na2SO4 और डी FeSO4। देखिए मैं बताता हूँ, जल की कठोरता का सबसे अच्छा कारण जो है, मेन कारण जो है वो तो यही है, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद आता है मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी जल की कठोरता के कारण बनता है। FeSO4 भी जल की कठोरता का कारण बन सकता है, लेकिन जो सोडियम सल्फेट होता है ये जल की कठोरता का कारण नहीं बनता है, इसके कारण जल की कठोरता नहीं होती है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसके कारण जल कठोर नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, निम्न के द्वारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होते हैं, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिससे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है? पहली रिएक्शन है जिंक तथा तनु H2SO4। ये रिएक्शन होती है जिंक और H2SO4 के बीच, तो इसको रिएक्शन को एक बार मैं लिख के बताता हूँ, Zn प्लस H2SO4। इस रिएक्शन को जब आप करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए इस रिएक्शन में तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई। बी रिएक्शन देखते हैं, Zn प्लस HNO3 की, Zn प्लस HNO3 की जब ये रिएक्शन होती है तो मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसमें एक तो बनता है ZnO प्लस बनता है NO प्लस बनती है NO2 गैस, ठीक है, और बनता है वाटर। ये इस तरह से सबस्टेंस के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। अगली रिएक्शन देखते हैं, Mg प्लस डाइल्यूट H2SO4 के बीच ये रिएक्शन है। H2O4 के साथ अगर ये रिएक्शन आप करें तो इसमें बनेगा MgSO4 प्लस H2, तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है। फोर्थ रिएक्शन है डी मैग्नीशियम प्लस वाटर। वाटर की जगह यहाँ पे जो रिएक्ट होती है वो स्टीम के साथ होती है। मैं आपको बता दूं H2 कैसी फॉर्म में होता है, स्टीम फॉर्म में होता है। इसमें बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस। तो देखिए ए के साथ भी हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है, बी के साथ नहीं बनती है, सी के साथ बनती है और डी के साथ भी बनती है। इन चारों में से ए, सी और डी के साथ हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन बी के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, उसके साथ NO और NO2 गैस बनती है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि बी के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, इस सीरीज का लास्ट, इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्न सभी पदार्थ जल से अभिक्रिया करते हैं, वे युग्म जो एक ही तरह के गैसीय उत्पाद बनाते हैं कौन से हैं? ठीक है, ये कह रहे हैं सभी पदार्थ जो है जल से अभिक्रिया भी कर रहे हैं, और इसमें हमें बताना है जो एक ही तरह के गैसीय उत्पाद बनाते हैं उसका युग्म कौन सा है। Na तथा Na2O2, सोडियम तथा सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम तथा KO2, पोटेशियम तथा पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम तथा बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से वो बताना है जो एक ही तरह के गैसीय उत्पाद बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, कैल्शियम तथा कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है वो एक ही तरह के उत्पाद बनाते हैं। आंसर हो जाएगा डी, इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ मेरी जो ये क्वेश्चन की जो सीरीज थी 21 से लेकर 40 तक, ये हो जाती कंप्लीट। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इसी चैप्टर की अगली वीडियो हमारे चैनल पे बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट।